Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी की किताब फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 14 देखेंगे। हाँ, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर यानी महासागरीय जल संचलन। ये चैप्टर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी के लिहाज से। बिल्कुल, इसमें हम महासागरों की जो मुख्य गतियां हैं, वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स, इनकी प्रोसेस, उनके टाइप्स और उनके इम्पैक्ट्स को समझेंगे। और हमारा फोकस रहेगा यूपीएससी पर्सपेक्टिव से की कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स पर। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि एस्पिरेंट्स सिर्फ फैक्ट्स ना रटें, बल्कि इनके पीछे का क्यों और कैसे समझें, ताकि मेंस में एनालिटिकल क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंस से हैंडल किया जा सके। सही। तो चलिए शुरू करते हैं महासागर के पानी की इन गतियों को समझना। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं तरंगों की, यानी वेव्स। वेव्स, हाँ। ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वेव्स असल में पानी का आगे बढ़ना नहीं है। सही कहा, ये एनर्जी का संचलन है, ऊर्जा का। पानी अपनी जगह पर ही रहता है, बस ऊपर नीचे होता है। जैसे स्टीडियल में मैक्सिकन वेव होती है, लोग अपनी जगह पे खड़े होते हैं पर वेव आगे बढ़ती जाती है। बिल्कुल वैसा ही। हवा जो है वो समंदर की सतह पर एनर्जी ट्रांसफर करती है। अच्छा। और उसी एनर्जी से तरंगे बनती हैं, और ये एनर्जी फिर तट पर आकर रिलीज होती है। प्रीलिम्स के लिए इनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी जरूरी होंगी। हाँ बिल्कुल। जैसे तरंग का सबसे ऊंचा पॉइंट होता है क्रेस्ट यानी शिखर, और सबसे निचला पॉइंट होता है ट्रॉफ यानी गर्त। क्रेस्ट और ट्रॉफ, ठीक है। इनके बीच की जो सीधी ऊंचाई है वो है वेव हाइट। वेव हाइट। हाँ, और वेव एम्पलीट्यूड इसका आधा होता है, मतलब सामान्य जल स्तर से क्रेस्ट या ट्रफ तक की ऊंचाई। अच्छा, और दो लगातार क्रेस्ट्स के बीच की दूरी वो होती है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। वेवलेंथ, ठीक है। फिर है वेव पीरियड। ये वो टाइम है जो दो लगातार क्रेस्ट्स को एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजरने में लगता है। ओके। और वेव फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स उस पॉइंट से गुजरी। ये सब आपस में जुड़े हैं। तो वेव कितनी ऊंची उठेगी ये किस बात पर निर्भर करता है? 3 मुख्य चीजें हैं। एक तो हवा की स्पीड, कितनी तेज हवा चल रही है। हाँ। दूसरा, हवा कितनी देर तक चली, ड्यूरेशन। और तीसरा, सबसे जरूरी, फेच। फेच वो क्या होता है? फेच मतलब वो दूरी, वो एरिया जहां तक हवा बिना किसी रुकावट के एक ही दिशा में बही है। अच्छा, तो जितना लंबा फेच उतनी ऊंची वेव। बिल्कुल। खुले महासागरों में फेच बहुत लंबा होता है, इसलिए वहां बहुत ऊंची तरंगे बन सकती हैं। तो तरंग आगे कैसे बढ़ती है? मतलब पानी तो आगे नहीं बढ़ता। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्रेस्ट को नीचे खींचता है। ओके। और जो पानी नीचे गिरता है वो ट्रॉफ को ऊपर धकेलता है, इससे वेव आगे बढ़ती है। पर पानी के कण? पानी के कण खुद आगे नहीं बढ़ते, वो लगभग अपनी ही जगह पर एक छोटे सर्कल में घूमते हैं। अच्छा। हाँ, वो बस एनर्जी को आगे पास करते जाते हैं। जैसे आपने गहरे पानी में कोई बॉल फेंकी हो तो वेव आने पर वो ऊपर नीचे होगी, आगे नहीं बहेगी जब तक हवा ना धकेले। समझ गया। और जब ये वेव किनारे के पास आती है तब क्या होता है? जब पानी उथला होने लगता है, मतलब गहराई वेवलेंथ के आधे से कम हो जाती है, हाँ। तो वेव का निचला हिस्सा समुद्र के तल मतलब सी फ्लोर से टकराने लगता है। फ्रिक्शन होता है, घर्षण। हाँ, घर्षण। इससे वेव की स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ भी छोटी हो जाती है, लेकिन ऊंचाई बढ़ जाती है। और जब वेव बहुत ऊंची और अस्थिर हो जाती है तो वो टूट जाती है। हाँ, उसे कहते हैं वेव ब्रेकिंग। और जहां ये टूटती हैं वो पूरा एरिया कहलाता है सर्फ जोन। सर्फ जोन। अच्छा, सबसे बड़ी वेव्स तो फिर खुले समुद्र में ही मिलेंगी। बिल्कुल, जहां फेच सबसे ज्यादा हो। मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन वेव्स का तटीय इलाकों पर क्या असर होता है? चैप्टर 7 में हमने लैंडफॉर्म्स की बात की थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेव्स तटों को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं, मतलब इरोजन भी करती हैं और डिपोजिशन भी। इरोजन कैसे? जो तेज ढाल वाली छोटी वेव्स होती हैं, अक्सर लोकल हवाओं से बनती हैं, वो चट्टानों से टकराकर उन्हें तोड़ती हैं। इससे क्लिफ्स बनते हैं, सी केव्स, स्टैक्स, टेरेसेस जैसी चीजें बनती हैं। ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। और डिपोजिशन? जो धीमी, स्थिर,
लंबी वेव्स होती हैं जिन्हें स्वेल्स कहते हैं। स्वेल्स? हाँ, ये शायद हजारों किलोमीटर दूर किसी तूफान से बनी हो। ये अपने साथ लाए सेडिमेंट को तट पर जमा करती हैं। अच्छा। इनसे बीचेस बनते हैं, बार्स बनते हैं, स्पिट्स बनते हैं। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो ये तट की बनावट पर भी निर्भर करेगा कि इरोजन होगा या डिपोजिशन? बिल्कुल। चट्टानी तट है या रेतीला तट है, ढलान कैसी है, सेडिमेंट सप्लाई कितनी है, इन सब बातों पे निर्भर करता है। ये एनालिसिस मेंस के आंसर में डेप्थ लाता है। ठीक है। सिमुलेटेड PYQ प्रॉम्प्ट, जैसे मेंस में एक सवाल आ सकता है, महासागरीय तरंगों के बनने की प्रक्रिया और उनकी विशेषताओं को बताते हुए तटीय क्षेत्रों पर उनके प्रभावों की चर्चा करें। तो इसमें क्या मुख्य बातें आएंगी? हाँ, तो इसमें पहले तो वेव बनने का मैकेनिज्म बताना होगा। हवा से एनर्जी ट्रांसफर, गुरुत्वाकर्षण का रोल, पानी के कणों की सर्कुलर मोशन। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होंगी, क्रेस्ट, ट्रफ, हाइट, लेंथ वगैरह। और फिर तटीय प्रभावों में इरोजन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, क्लिफ्स, केव्स, स्टैक्स और डेपोजिशन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, बीचेस, बार्स, स्पिट्स को उदाहरण के साथ समझाना होगा। और ये भी बताना होगा कि ये तट की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए टेक अवे क्या है? वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, फेच, वेव ब्रेकिंग, सर्फ। हाँ, और मेंस के लिए एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म, हवा और गुरुत्वाकर्षण की भूमिका और तटीय कटाव और जमाव पर प्रभाव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ज्वार भाटा यानी टाइड्स। टाइड्स, हाँ, ये वेव्स से बिल्कुल अलग चीज है। ये क्या है असल में? ये समुद्र के जल स्तर का दिन में 1 या 2 बार नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना है। पीरियोडिक राइज एंड फॉल। अच्छा, नियमित। और ये होता क्यों है? इसका मुख्य कारण है चंद्रमा और कुछ हद तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ग्रेविटेशनल पुल। चंद्रमा और सूर्य दोनों का? हाँ, दोनों का। लेकिन चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी के ज्यादा पास है, उसका असर सूर्य से लगभग 2 गुने से भी ज्यादा होता है। ओह, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, कभी-कभी मौसम के वजह से, जैसे तेज हवा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव से पानी का लेवल अचानक घट बढ़ जाता है। हाँ, तूफानों में होता है ऐसा। उसे सर्ज कहते हैं। महुर्मी, वो टाइड्स की तरह रेगुलर नहीं होता। तो टाइड्स के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? सिर्फ गुरुत्वाकर्षण? नहीं, 2 फोर्सेस काम करते हैं। एक तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ। दूसरा है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? वो कैसे? वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी चंद्रमा सिस्टम के बैरी सेंटर के चारों ओर घूमने से पैदा होता है। ये गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करता है। अच्छा। इन दोनों फोर्सेस के मिले जुले असर से पृथ्वी पर पानी के 2 उभार बनते हैं, टाइडल बल्जेस। 2 उभार कहाँ कहाँ? एक उभार बनता है सीधे चंद्रमा की ओर, क्योंकि वहां चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है। ठीक है। और दूसरा उभार बनता है ठीक उसके विपरीत दिशा में, पृथ्वी के दूसरी तरफ। वहां क्यों? वहां अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, और इन दोनों बलों, गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल का जो डिफरेंस होता है, वही असल में ज्वार पैदा करने वाला बल है, टाइड जनरेटिंग फोर्स। और ये बल पानी को उभार की तरफ खींचता है। हाँ, खासकर पृथ्वी की सतह पर जो हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेस होते हैं, वो पानी को इन उभारों की ओर धकेलने में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वर्टिकल फोर्सेस के मुकाबले। समझ गया। प्रीलिम्स के लिए कोई और खास बात? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे चौड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पर ज्वार ज्यादा ऊंचे होते हैं। अच्छा। लेकिन खुले समुद्र में अगर कोई द्वीप आ जाए तो ज्वारीय उभार इससे टकराकर कम ऊंचा हो जाता है। और जो खाड़ियां या एस्चुरीज होती हैं, उनका शेप भी ज्वार की ऊंचाई को बहुत इफेक्ट करता है। कैसे? खासकर जो फनल के आकार की खाड़ियां होती हैं, जैसे वी शेप की, हाँ, वो पानी को सिकोड़ देती हैं, जिससे ज्वार बहुत ज्यादा ऊंचा उठ जाता है। कोई उदाहरण? सबसे फेमस उदाहरण है कनाडा की बे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी? हाँ, सुना है। वहां दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। हाई टाइड और लो टाइड के बीच का अंतर, यानी टाइडल रेंज, 15 से 16 मीटर तक हो सकता है। 15-16 मीटर? ये तो बहुत ज्यादा है ना? और जब ज्वार का पानी खाड़ियों या चैनल्स में तेजी से बहता है, उसे टाइडल करंट कहते हैं। ज्वारीय धारा। ठीक है। अब ज्वारों के प्रकार भी होते हैं। हाँ, उनको फ्रीक्वेंसी और हाइट के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, सेमी डायर्नल टाइड, यानी अर्धदैनिक ज्वार। ये सबसे कॉमन है। इसमें क्या होता है?
इसमें हर 24 घंटे 50 मिनट में जो एक लूनर डे होता है 2 बार हाई टाइड आता है और 2 बार लो टाइड, और दोनों हाई टाइड्स की ऊंचाई लगभग बराबर होती है। 2 हाई 2 लो, ठीक है। दूसरा, डायर्नल टाइड यानी दैनिक ज्वार, इसमें रोजाना सिर्फ एक हाई टाइड और एक लो टाइड आता है। सिर्फ एक, अच्छा। हाँ, और तीसरा है मिक्स्ड टाइड, मिश्रित ज्वार। इसमें भी रोज 2 हाई टाइड्स आते हैं, पर उनकी ऊंचाई में काफी अंतर होता है। मतलब एक हाई टाइड ज्यादा ऊंचा, दूसरा कम ऊंचा। बिल्कुल। ये नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट और पैसिफिक ओशन के कई द्वीपों पर मिलता है। ये तो हुई फ्रीक्वेंसी के आधार पर बात। और आपने कहा था सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की पोजीशन भी मायने रखती है। हाँ, उससे ज्वार की ऊंचाइयों पर फर्क पड़ता है। 2 खास स्थितियां हैं। पहली, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, इसे सिजिजी कहते हैं। सिजिजी। ये कब होता है? पूर्णिमा, फुल मून और अमावस्या, न्यू मून के दिन। अच्छा, फुल मून और न्यू मून। तब क्या होता है? तब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक ही दिशा में काम करता है, मिलकर। तो ज्वार ज्यादा ऊंचे होंगे? बिल्कुल। हाई टाइड्स सामान्य से ज्यादा ऊंचे होते हैं और लो टाइड्स सामान्य से ज्यादा नीचे। इन्हें कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, यानी बृहद ज्वार। स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। और दूसरी स्थिति? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, राइट एंगल पर। इसे क्वाड्रेचर कहते हैं। क्वाड्रेचर, ये कब होता है? ये महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होता है। तब क्या होता है? तब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के प्रभाव को कुछ हद तक कैंसिल आउट करते हैं। तो ज्वार कमजोर होंगे। हाँ, हाई टाइड्स सामान्य से कम ऊंचे होते हैं और लो टाइड्स सामान्य से कम नीचे। इन्हें कहते हैं नीप टाइड्स, यानी निम्न ज्वार। नीप टाइड्स। तो स्प्रिंग और नीप टाइड्स के बीच लगभग 7 दिन का गैप होता है। बिल्कुल। और पानी के स्तर के गिरने को भाटा, एब कहते हैं, और उठने को प्रवाह या बाढ़, फ्लो या फ्लड कहते हैं। सिमुलेटेड पीवाईक्यू प्रॉम्प्ट अगर मेंस में पूछें, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें तथा विभिन्न प्रकार के ज्वारों का वर्णन करें, तो इसमें क्या की पॉइंट्स होंगे? इसमें चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मिले-जुले प्रभाव को समझाना होगा, जिससे 2 टाइडल बल्जेस बनते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्लासिफिकेशन, सेमी डायोनल, डायोनल, मिक्स्ड, और अलाइनमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन, स्प्रिंग टाइड्स, सिजिजी, नीप टाइड्स, क्वाड्रेचर को डिटेल में बताना होगा। हाँ। चंद्रमा का प्रभाव सूर्य से ज्यादा क्यों है, ये भी मेंशन करना अच्छा रहेगा। और एब और फ्लोट फ्लड टर्म्स भी। हाँ। इन टाइड्स का कोई महत्व भी है, प्रैक्टिकल यूज? हाँ, काफी महत्व है। इनकी प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी नेविगेटर्स और मछुआरों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। हाई टाइड के समय पानी गहरा हो जाता है, जिससे बड़े जहाज उथले बंदरगाहों तक आ जा सकते हैं। ये तो बहुत उपयोगी है। हाँ, और टाइडल करंट्स नदियों के मुहानों से गाद और प्रदूषण हटाने में भी मदद करते हैं, डिसिल्टिंग एक्शन। और सबसे आधुनिक उपयोग है बिजली बनाना, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी ये कैसे काम करती है? जहां टाइडल रेंज बहुत ज्यादा होती है, वहां बांध बनाकर पानी को हाई टाइड पर रोक लेते हैं और लो टाइड पर उसे टर्बाइन से गुजारकर बिजली बनाते हैं। भारत में कहीं है ऐसा? अभी बड़े पैमाने पर नहीं है, क्योंकि ये महंगा है। पर हाँ, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में दुर्गाधुनी में एक छोटा 3 मेगावाट का प्लांट प्रस्तावित है, और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में भी पोटेंशियल है। अच्छा, तो टाइड्स के प्रीलिम्स टेकअवेज क्या हुए? ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टाइडल बल्ज, टाइड जनरेटिंग फोर्स, टाइडल करंट्स। सेमी डायोनल, डायोनल, मिक्स्ड टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, फुल न्यू मून सिजिजी, नीप टाइड्स, फर्स्ट थर्ड क्वार्टर मून क्वाड्रेचर, एब, फ्लो, फ्लड, बेयर फंडी। और मेंस के लिए? मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन, टाइप्स और सिग्निफिकेंस, नेविगेशन, डिसिल्टिंग, पावर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये था ज्वार भाटा। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टॉपिक पर, महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स। ओशन करंट्स। हाँ। ये महासागरों की बहती हुई नदियां हैं। नदियां मतलब पानी का एक बड़ा मास जो एक निश्चित रास्ते पर निश्चित दिशा में लगातार बहता रहता है, रेगुलर फ्लो। अच्छा, ये क्यों बहती हैं? इनको कौन चलाता है? इनको चलाने वाले फोर्सेस को 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं।
प्राइमरी फोर्सेस जो पानी को चलाना शुरू करते हैं, और सेकेंडरी फोर्सेस जो इनके बहाव को मॉडिफाई करते हैं, बदलते हैं। तो प्राइमरी फोर्सेस कौन से हैं? सबसे पहला है सूरज की गर्मी से पानी का गर्म होना, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। इससे कैसे धारा बनती है? इक्वेटर पर पानी ज्यादा गर्म होता है तो फैलता है और हल्का हो जाता है। पोल्स पर ठंडा पानी सिकुड़ता है और भारी होता है। इससे समुद्र की सतह पर एक हल्का सा ढाल बन जाता है। अच्छा, ढाल। दूसरा बड़ा फोर्स है विंड, हवा। हवा पानी की सतह पर फ्रिक्शन से उसे अपने साथ खींचती है। ज्यादातर सरफेस करंट्स हवा से ही चलती हैं। हवा, ठीक है। तीसरा है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ये ढाल वाले पानी को नीचे की ओर खींचता है। और चौथा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बल, ये तो पृथ्वी के घूमने से होता है? हाँ, और ये उत्तरी गोलार्ध में बहते पानी को दाहिनी तरफ मोड़ता है, राइट साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। इसी से वो गोल गोल पैटर्न बनते हैं। बिल्कुल। इसी कोरियोलिस फोर्स के कारण महासागरों में विशाल वृत्ताकार धारा पैटर्न बनते हैं, जिन्हें जायर्स कहते हैं। बड़े बड़े चक्कर। जायर्स, ये टर्म याद रखना होगा। ये तो हुए प्राइमरी फोर्सेस। सेकेंडरी फोर्सेस कौन से हैं? सेकेंडरी फोर्सेस में मुख्य है पानी के घनत्व यानी डेंसिटी में अंतर। डेंसिटी में अंतर, वो कैसे? डेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और सैलिनिटी। अच्छा। ठंडा पानी गर्म पानी से ज्यादा डेंस होता है और ज्यादा खारा पानी कम खारे पानी से ज्यादा डेंस होता है। तो जो पानी ज्यादा डेंस, ठंडा या खारा होता है वो भारी होकर नीचे बैठता है, और कम डेंस, गरम या कम खारा पानी ऊपर उठता है। ये डेंसिटी डिफरेंस भी धाराओं को, खासकर गहरी धाराओं को चलाता है। अच्छा, तो धाराओं को गहराई के हिसाब से भी बांटते हैं? हाँ, सरफेस करंट्स और डीप वाटर करंट्स। सरफेस करंट्स कौन सी हैं? ये समंदर के ऊपरी 400 मीटर तक होती हैं। ये कुल पानी का सिर्फ 10% है, और ये मुख्य रूप से हवा से चलती हैं। 10% ही? हाँ, बाकी 90% पानी डीप वाटर करंट्स बनाता है। अच्छा, और ये कैसे चलती हैं? ये डेंसिटी और ग्रेविटी में अंतर के कारण चलती हैं। ठंडा खारा पानी पोल्स पर नीचे डूबता है और धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ बहता है। ये बहुत धीमी होती हैं। थर्मोहलाइन सर्कुलेशन का हिस्सा है ये? बिल्कुल। थर्मोहेलाइन मतलब टेम्परेचर, थर्मो, और सेलिनिटी, हलाइन से चलने वाला सर्कुलेशन। ये गहरी धाराएं इसी का हिस्सा है। और तापमान के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है, वार्म और कोल्ड? हाँ, वार्म करंट्स वो है जो गर्म पानी को इक्वेटर से पोल्स की तरफ ले जाती हैं। ये आमतौर पर लो और मिडिल लैटिट्यूड्स में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर मिलती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, हाँ। और कोल्ड करंट्स? और मिडिल लैटिट्यूड्स में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मिलती हैं, जैसे कैलिफोर्निया करंट या पेरू करंट। अच्छा, पश्चिमी तटों पर। हाँ, हालांकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई लैटिट्यूड्स में ये पूर्वी तट पर भी मिलती हैं, जैसे लैब्राडोर करंट जो ठंडी है। सिमुलेटेड PYQ प्रॉम्प्ट। मेंस में अक्सर सवाल आता है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करें तथा वैश्विक जलवायु पर उनके प्रभावों की चर्चा करें। इसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे? इसमें पहले तो उत्पत्ति के कारक बताने होंगे, प्राइमरी फोर्सेस, सोलर हीटिंग, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस, और सेकेंडरी फोर्सेस, डेंसिटी डिफरेंसेस ड्यू टू टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। कोरियोलिस फोर्स और जायर्स का बनना भी समझाना होगा। हाँ, बिल्कुल। फिर विशेषताओं में सरफेस वर्सेस डीप, वार्म वर्सेस कोल्ड बताना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वैश्विक जलवायु पर प्रभाव। जलवायु पर क्या प्रभाव है? बहुत गहरे प्रभाव हैं। वार्म करंट्स अपने आसपास के तटीय इलाकों का तापमान बढ़ा देती हैं, मौसम को नम बनाती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम यूरोप को गर्म रखती है। हाँ, गल्फ स्ट्रीम और उसका एक्सटेंशन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट उत्तर पश्चिमी यूरोप को उसकी लैटिट्यूड के हिसाब से काफी माइल्ड रखता है, वरना वो बहुत ठंडा होता। और कोल्ड करंट्स? कोल्ड करंट्स तटीय तापमान को कम करती हैं, हवा को ठंडा और शुष्क बनाती हैं। इनके प्रभाव से अक्सर दुनिया के बड़े तटीय रेगिस्तान बने हैं। रेगिस्तान जैसे साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट के कारण एटाकामा डेजर्ट, या सदर्न अफ्रीका में बेंगुएला करंट के कारण नामिब डेजर्ट। कैलिफोर्निया करंट भी नॉर्थ अमेरिका के तट पर शुष्क मौसम लाती है। अच्छा, ये बड़ा कनेक्शन है। हाँ, ये धाराएं बारिश के पैटर्न को, कोहरा बनने को,
जब गर्म हवा ठंडी धारा के ऊपर से गुजरती है और फिशिंग ग्राउंड्स को भी प्रभावित करती हैं। फिशिंग ग्राउंड्स वो कैसे? जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पानी का मिक्सिंग होता है और नीचे से पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं। अच्छा। इससे प्लैंकटन बहुत पनपते हैं जो मछलियों का भोजन है। इसलिए ये दुनिया के सबसे अच्छे मछली पकड़ने के इलाके होते हैं। कोई उदाहरण? जैसे जापान के पास जहाँ कुरोशियो वार्म और ओयाशियो कोल्ड मिलती हैं, या नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में जहाँ गल्फ स्ट्रीम वार्म और लैब्राडोर करंट कोल्ड मिलती हैं, ग्रैंड बैंक्स। एनसीईआरटी की फिगर 14.3 में ये सब धाराएं दिखाई गई हैं। प्रीलिम्स के लिए कौन सी याद रखनी चाहिए? हाँ, वो मैप बहुत जरूरी है। कुछ मुख्य धाराएं बिल्कुल याद होनी चाहिए, गर्म है या ठंडी और कहाँ है। जैसे पैसिफिक में? पैसिफिक में नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म, साउथ इक्वेटोरियल वार्म, कुरोशियो जापान करंट वार्म, ओयाशियो क्यूरिल करंट कोल्ड, कैलिफोर्निया कोल्ड, पेरू हम्बोल्ट कोल्ड, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म। अटलांटिक में? अटलांटिक में नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म, साउथ इक्वेटोरियल वार्म, गल्फ स्ट्रीम वार्म, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म, कैनरीज कोल्ड, लैब्राडोर कोल्ड, ब्राजील वार्म, बेंगुला कोल्ड, फॉकलैंड कोल्ड। इंडियन ओशन में? इंडियन ओशन में धाराएं मानसून हवाओं के साथ बदलती हैं, खासकर उत्तरी हिंद महासागर में। लेकिन साउथ इक्वेटोरियल वार्म, अगुल्हाज वार्म, अफ्रीका के पूर्व में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड और दक्षिणी गोलार्ध में वो सर्कमपोलर धारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट कोल्ड। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट वो तीनों महासागरों में है। हाँ, ये दक्षिणी गोलार्ध में बिना रुके पूरे ग्लोब का चक्कर लगाती हैं। और ये सिर्फ सतह की बात नहीं, आपने थर्मोहाइलिन सर्कुलेशन बताया था। हाँ, वो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। ये गहरी धीमी धाराएं पूरे ग्रह पर गर्मी और पोषक तत्वों को हजारों सालों में रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम का एक बहुत बड़ा रेगुलेटर है। कंटेम्परेरी लिंक? यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या क्लाइमेट चेंज इन धाराओं को बदल रहा है? ये आज के समय का एक बहुत बड़ा और चिंताजनक सवाल है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर और ग्रीनलैंड एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल रही है। इससे महासागरों में बहुत सारा ताज़ा पानी मिल रहा है। हाँ। ये ताज़ा पानी सतह के पानी की सैलिनिटी कम कर देता है और तापमान भी बदलता है। इससे पानी की डेंसिटी बदल जाती है। और डेंसिटी तो गहरी धाराओं को चलाती है। बिल्कुल। तो डर ये है कि डेंसिटी पैटर्न बदलने से थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, खासकर नॉर्थ अटलांटिक में जहां पानी नीचे डूबता है, AMOC अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, वो धीमा हो सकता है या रुक भी सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। यूरोप में अचानक ठंड बढ़ सकती है, सी लेवल बदल सकता है, उष्णकटिबंधीय बारिश के पैटर्न बदल सकते हैं। ये ग्लोबल क्लाइमेट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। वैज्ञानिक इस पर नजर रखे हुए हैं। हाँ, बहुत बारीकी से। ये क्लाइमेट चेंज के सबसे अनिश्चित लेकिन संभावित रूप से विनाशकारी प्रभावों में से एक है। मेंस में क्लाइमेट चेंज पर लिखते समय इसका जिक्र जरूर करना चाहिए। तो आज हमने महासागर की गतियों को काफी विस्तार से समझा। वेव्स, टाइड्स, करंट्स। हाँ, ये कैसे बनती हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनका पृथ्वी पर क्या असर है। तटीय भू आकृतियों से लेकर समुद्री जीवन, नेविगेशन और सबसे बढ़कर ग्लोबल क्लाइमेट तक। परीक्षा के लिहाज से रिकैप करें तो प्रीलिम्स के लिए टर्म्स याद रखने: वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रेस्ट, ट्रॉफ, फेच, सर्फ, टाइड टाइप्स, सेमी डायर्नल, डायर्नल, मिक्स्ड, स्प्रिंग, नीप, फोर्सेस, ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल, लोकेशंस, बे ऑफ फंडी, करंट फोर्सेस, विंड, कोरियोलिस, डेंसिटी, जायर्स, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन और मुख्य वार्म कोल्ड करंट्स के नाम और लोकेशन। और मेंस के लिए कॉन्सेप्ट्स, वेव्स का तट पर असर, इरोजन डिपोजिशन, टाइड्स का मैकेनिज्म और सिग्निफिकेंस, करंट्स के बनने के फैक्टर्स, उनका क्लाइमेट पर इम्पैक्ट, टेम्परेचर, डेजर्ट्स, फिशिंग ग्राउंड्स और क्लाइमेट चेंज से उनका लिंक। बिल्कुल, ये सब पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर ये महासागरीय परिसंचरण, खासकर थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, जलवायु परिवर्तन के कारण वाकई में बदलता है या धीमा पड़ता है, तो भविष्य में अलग अलग रीजन्स के मौसम पर और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स पर इसके क्या और कितने गहरे प्रभाव हो सकते हैं और उन प्रभावों के सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये सोचने वाली बात है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।
Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.